सिने इंक पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं सिने इंक की पेशकश मुसाफिर की डायरी। पेश है 14वां एपिसोड। 24 साल की उम्र में ख्वाजा अहमद अब्बास ने दुनिया देखने का फैसला किया। तब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार में नौकरी करने लगे थे। 28 जून सन 1938 को वो बम्बई से रवाना हुए और कोलंबो, सिंगापुर, चीन, जापान और अमेरिका होते हुए अब अब्बास साहब फ्रांस में पेरिस पहुंचने वाले हैं। लेकिन अमेरिका से फ्रांस तक का सफ़र भी अपने आप में कम दिलचस्प नहीं है। तो सुनिए पत्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार और फिल्म निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास का सफ़रनामा मुसाफिर की डायरी 14वां एपिसोड। पेश कर रहे हैं परवेज आलम। जंग के बादल, नॉर्मैंडी। 31 अगस्त आज सुबह न्यूयॉर्क से नॉर्मैंडी जहाज़ में रवाना हुआ। मुसाफिरों में कई जानने वाले हैं जिनसे नौजवानों की कॉन्फ्रेंस के दौरान में मुलाकात हुई थी। इनमें डॉक्टर और मिसेस मैक्स जोसेफ काबिल ज़िक्र हैं जो जनूबी अफ्रीका वापस जा रहे हैं और जो बावजूद सफ़ेद नस्ल के होने के तमाम ग़ुलाम कौमों से हमदर्दी रखते हैं। हम सब लोग तीसरे दर्जे में हैं, मगर नॉर्मैंडी का तीसरा दर्जा भी दूसरे जहाज़ों के सेकंड क्लास से कहीं बेहतर है। अपने कैबिन में मैं अकेला हूँ, इसलिए खूब इत्मीनान से सामान फैला सकता हूँ। न्यूयॉर्क में इतनी रातें जागकर गुजारी कि जैसे ही जहाज़ रवाना हुआ मैं अपने कैबिन में जाकर लेट गया। उस वक्त कोई सुबह के 10:30 बजे थे। कैबिन में कोई पोर्ट होल नहीं है, इसलिए बिजली बुझा देने के बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया। करीब ही नीचे जहाज़ की ज़बरदस्त मशीनें हैं, उनकी धड़धड़ाहट ने लोरी का काम दिया और बहुत ही जल्दी मैं सो गया। आँख जब खुली तो हस्ब मामूल अंधेरा था। उठकर रोशनी की, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मैंने सोचा कि दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। घड़ी में कूक देनी भूल गया था और वो 11 बजाकर बंद हो गई थी। घंटी बजाकर मुलाजिम को बुलाया जो फ्रांसीसी है और अंग्रेज़ी वाजिबी जानता है। उससे पूछा कि खाने का वक्त हो गया, तो उसने कहा कि हाँ, सब मुसाफिर डाइनिंग रूम में जमा हैं। जल्दी से मुंह धोकर कपड़े बदलकर खाने के कमरे में पहुंचा। तब मालूम हुआ कि दोपहर का नहीं, रात का खाने का वक्त हो रहा है। ये जहाज़ फ्रांसीसी कंपनी का है और तमाम दुनिया में इससे बड़ा या इससे ज़्यादा आरामदेह जहाज़ कोई नहीं है। इसका वज़न 82,000 टन है। जब ये ख्याल किया जाए कि कौनती वर्दी जिससे मैं बम्बई से रवाना हुआ था और जो अच्छा भारी जहाज़ समझा जाता है फ़कत 22,000 टन वज़नी है, तब नॉर्मैंडी की जिसामत का अंदाज़ा किया जा सकता है। इस जहाज़ पर 3-4 हज़ार मुसाफिर समा सकते हैं, मगर इस दफ़ा तकरीबन खाली है, सिवाय तीसरे दर्जे के, और सब दर्जों में बहुत कम मुसाफिर हैं। मालूम हुआ कि न्यूयॉर्क से रवाना होने के 2 घंटे पहले जब लोगों ने सुबह के अखबारों में ये खबर पढ़ी कि यूरोप में जंग का इम्कान है, तो सैकड़ों मुसाफिरों ने अपना सफ़र मुलतवी कर दिया। हिंदुस्तानी लड़की, 1 सितंबर। जहाज़ पर हर शख्स जंग के इम्कानात पर बहस कर रहा है। अमेरिकन जो तिजारत की गरज से यूरोप जा रहे हैं परेशान हैं कि कभी वो जंग के तूफ़ान में न फंस जाएं। जहाज़ का अखबार जो रोज़ शाये होता है, उससे मालूम होता है कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया में जंगी मुदाखलत करने पर तुला हुआ है। हर मुल्क से फ़ौजी नक़्ल व हरकत की खबरें आ रही हैं। ज़ाती तौर से मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं है। अखबार नवीस की इससे ज़्यादा और क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि ऐसे तारीख़ी और नाजुक लम्हात में वो मौक़े वारदात पर मौजूद हो। दिन भर तो मैं इत्मीनान से बैठा हुआ अपने मज़ामीन मुकम्मल करता रहा। हालांकि ये भी यकीन नहीं है कि जब तक हम फ्रांस पहुंचेंगे डाक हिंदुस्तान भेजी जाएगी या नहीं। हमारे दर्जे के मुसाफिरों में एक हिंदुस्तानी लड़की भी है जो बम्बई की रहने वाली है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साइंस की तालीम हासिल कर रही है। गर्मी की छुट्टियों में वो अमेरिका की सैर करने गई हुई थी। तमाम मुसाफिरों और ख़ुसूसन अमेरिकनों को
بہت سخت تعجب ہے کہ ہندوستانی لڑکیاں اتنی تعلیم یافتہ اور آزاد ہو سکتی ہیں۔ وہ تو ہندوستانیوں کو اب تک وحشی اور جاہلی سمجھتے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ ایک 22 برس کی ہندوستانی لڑکی نہ صرف فراٹے سے انگریزی بولتی ہے بلکہ سائنس کی اعلیٰ تعلیم پاتی ہے، ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شام کی چائے کے وقت امریکنوں نے مجھے اور اس لڑکی کو گھیر لیا اور ہندوستان، مہاتما گاندھی، کانگریس وغیرہ کے متعلق سوال کرنے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک امریکن ڈاکٹر تو ہندوستان سے بہت ہی ہمدردی رکھتا ہے اور انگریزوں کی شہنشاہیت کا سخت مخالف ہے۔ مجھے کہنے لگا، تم اگر کبھی اس سفر کے متعلق کتاب لکھو تو میرا ذکر ضرور کر دینا کہ ایک امریکن ہندوستان کی آزادی کا کتنا زبردست حامی ہے۔ سو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ہیمنگ وے یورپ کی صلیبی لڑائیوں کروسیڈز میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی فوجوں میں بھرتی ہونے کے لیے جوشیلے نوجوان دور دور سے آئے تھے۔ دونوں طرف مذہب کے نام لیوا بلا قید رنگ و نسل برسر پیکار تھے۔ آج 20ویں صدی میں مذہب کے بجائے سیاسی اور اقتصادی اصولوں کی ٹکر ہو گئی ہے۔ سوشلزم اور فاشزم کا مقابلہ ہے۔ اسپین میں مزدور اور کسان اور طالب علم ہٹلر اور مسولینی کے زر خرید سپاہیوں سے جہاد کر رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ خانہ جنگی ہے، مگر دراصل اسپین کے میدان میں ایک بین الاقوامی معرکہ ہو رہا ہے۔ اگر فاشسٹ زمینداروں، سرمایہ داروں اور پادریوں کی مدد سے ہٹلر اور مسولینی کھلے بندوں، فوجیں اور ہتھیار بھیج رہے ہیں تو دوسری طرف بھی روپیہ اور ہتھیاروں کی کمی ہو مگر ہمدردوں اور رفیقوں کی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ملک سے سوشلسٹ جوان مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گھر بیچ کر، ملازمت چھوڑ کر، پیدل چل کر، بغیر پاسپورٹ کے پہاڑوں کو عبور کر کے اسپین کے کسانوں اور مزدوروں کی مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اس بین الاقوامی فوج میں شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی، فلسفی بھی ہیں اور فلم بنانے والے بھی، انجینئر بھی اور اخبار نویس بھی۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ قلمی جنگ کی تھی، آج فاشزم کا مقابلہ کرنے کے لیے مشین گنیں چلا رہے ہیں۔ فلسفی اپنے فلسفے کو جنگ کی کسوٹی پر پرکھ رہے ہیں اور شاعر اپنے خون سے انقلاب کے گیت لکھ رہے ہیں۔ ان 20ویں صدی کے مجاہدوں میں ارنسٹ ہیمنگوے کا نام ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ یہ امریکن ادیب اور افسانہ نگار شروع سے اسپین کی جنگ میں جمہوری فوجوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اسی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ بین الاقوامی دستہ اتنا مضبوط اور طاقتور ہو گیا ہے کہ کئی موقعوں پر اس نے فرینکو کی فوجوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ چند ماہ ہوئے ہیمنگوے امریکہ روپیہ جمع کرنے آیا تھا اور اب اسی جہاز پر اسپین واپس جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے آج شام کو اس کی دعوت کی اور اپنے درجے میں اس کو باتیں کرنے کے لیے بلایا۔ کوئی 2 گھنٹے تک گفتگو جاری رہی، جس کے دوران میں ادب اور لٹریچر کا تذکرہ کم اور جنگ کا ذکر زیادہ رہا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی عمر ادبی کام میں گزار تھی، اب دفتن ایک جنگی ماہر بن گیا ہے۔ ہیمنگوے نے نقشہ کھینچ کر ہمیں بتایا کہ اسپین میں جمہوری اور فاشزم کی فوجوں کی مقابلتاً کیا طاقت ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر جمہوری فوجوں کو بہت جلد ہتھیاروں کا کافی ذخیرہ نہ ملا تو وہ فرینکو کا مقابلہ کامیابی سے نہ کر سکیں گے۔ مگر ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آئیں؟ جب برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی نام نہاد جمہوری حکومتوں نے ان کو قیمتاً بھی ہتھیار دینے سے انکار کر دیا ہے، اور دوسری طرف ہٹلر اور مسولینی برابر سپاہیوں اور ہتھیاروں سے فرینکو کی مدد کرتے رہے ہیں۔ جنگ 3 ستمبر آج صبح سے کسی نے یہ افواہ پھیلا دی ہے کہ ہٹلر کی فوجیں چیکوسلوواکیہ میں پہنچ گئی ہیں اور یورپ میں جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہر شخص پریشان نظر آتا ہے۔ دوپہر کے قریب ایک جرمن جہاز ہماری مخالف سمت میں جاتا نظر آیا تو سب لوگ اس کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے، گویا حملے کا امکان تھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ 2 دن ہوئے جنگ شروع ہو گئی ہے، مگر جہاز والے ہم سے یہ خبر چھپا رہے ہیں۔ 4 ستمبر صبح کے 6 بجے جہاز انگلستان کی بندرگاہ ساؤتھ ہیمپٹن کے باہر ٹھہرا اور سب انگریز مسافر اتر گئے۔ بعض لوگ مجھ سے بھی کہنے لگے کہ تم بھی یہیں پر اتر جاؤ، مگر میں نے کہا میرے لیے انگلستان میں کوئی خاص کشش نہیں ہے۔ سامنے انگلستان کا سرسبز اور شاداب ساحل تھا اور میں ڈیک پر کھڑا دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ یہی وہ ملک ہے جو ہندوستان کی قسمت کا مالک بنا ہوا ہے۔ کیوں اور
कब तक? फ्रांस, साउथहैम्पटन में जहाज़ आधे घंटे से भी कम ठहरा। यहाँ से होकर हम 10:30 बजे के करीब फ्रांस की बंदरगाह ले हावरे पहुँच गए। साउथहैम्पटन में जब हम पहुँचे थे तो सख्त सर्दी थी और कोहरा छाया हुआ था, मगर फ्रांस का साहिल धूप में चमक रहा था। बंदरगाह पर काफ़ी भीड़ थी और लोग टोपियां हिला हिलाकर अपने दोस्तों और अजीज़ों का खैर मकदम कर रहे थे। यही है वो मुल्क, मैंने सोचा, जहाँ नेपोलियन जैसे जर्नैल, रूसो और जोला जैसे इनकलाबी मुसन्निफ पैदा हुए, जहाँ अदब और आर्ट ने दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की की, जहाँ हुस्न और हुस्न शनासी को तकरीबन मज़हब का दर्जा मिला, जहाँ आज़ादी और इनकलाब का अलम बुलंद हुआ। जहाज़ के करीब ही पेरिस की रेल लगी हुई थी, फ़ौरन उसमें सवार हो गया। एक अमेरिकन लड़का जिससे जहाज़ पर दोस्ती हो गई थी मेरे हमराह है और हमने तय कर लिया है कि पेरिस में साथ ही किसी होटल में ठहरेंगे, और उस लड़के का नाम पार्कर है। वो आर्ट की तालीम हासिल करने फ्रांस आया है। पेरिस सरसब्ज और शादाब मरग़ज़ारों और खेतों से गुज़रते हुए हमारी रेल शाम के 6 बजे पेरिस के स्टेशन पर पहुंच गई। नए शहर में उतरना, जहाँ की ज़बान से बिल्कुल नावाकिफ़ हों, अजीब मालूम होता है, मगर पार्कर को कुछ टूटी फूटी फ्रांसीसी आती है और मैं भी डिक्शनरी की मदद से 2-4 लफ्ज़ बोलने की कोशिश करता हूँ। एक हम सफ़र ने एक होटल का नाम बता दिया था। टैक्सी में सवार होकर वहाँ पहुँचे। टैक्सी तो यहाँ सस्ती है, मगर होटल की शक्ल देखकर रूह फना हो गई। मालूम होता था कि किसी शाही महल में आ गए हैं। खैर, अब तो आ ही गए, इसलिए एक दिन तो ठहरना ही होगा। 2 छोटे छोटे कमरे लिए, तब भी मालूम हुआ कि एक दिन भर का किराया तकरीबन 12 रुपये फ़ी कस देना होगा। पेरिस की शोहरत की वजह यहाँ की रंगीन तफरीह गाहें हैं, नाच घर, कैबरे, नाइट क्लब और कहबा खाने। मैंने और पार्कर ने तय किया कि सबसे पहले पेरिस की इन तफरीह गाहों की सैर करनी चाहिए। होटल में कपड़े बदलकर और खाना खाकर सैर के लिए रवाना हो गए। नंगा नाच, रक़्स उरियां तो एक शायराना और हसीन मंज़र का ख़याली नक्शा पेश करता है, मगर रोज़मर्रा की ज़बान में इसको नंगा नाच कहिए तो कराहत आती है। पेरिस के सबसे ज़्यादा मशहूर नाच फोलीज़ बर्जियर में जाकर हमने तमाशा देखा और इस नतीजे पर पहुँचे कि इस जगह को आर्ट या हुस्न से दूर की भी मुनासिबत नहीं है। स्टेज पर आधी नंगी, 3/4 नंगी और पूरी मादरजाद नंगी लड़कियों के गिरोह आकर उछल कूद करते रहे। न उनके नाच में कोई हम आहंगी थी, न कोई मानी, न हरकत में हुस्न, न मौसीकी में तरन्नुम, न जन्नत निगाह, न फिरदौस गोश। हाँ, इंसानी जिस्म की अदना तरीन नुमाइश थी। एक किस्म का जोश और बेखुदी ज़रूर थी, मगर जोश हैवानी था और बेखुदी ऐसी थी जैसी कि अफ्रीका के जंगली आदमखोरों के नाच में होती है। अजीब बात तो यह है कि नंगी औरतों की इतनी बड़ी तादाद देखकर मालूम हुआ कि बरहने की हुस्न में इजाफा नहीं करती, बल्कि रही सही खूबसूरती को भी ज़ायल कर देती है। ये नंगी औरतें निस्वानी हुस्न के नमूने नहीं, बल्कि गोश्त की हरकत करते हुए लोथड़े मालूम होती थीं। मुमकिन है ये नज़ारा बाज़ लोगों की जिनसी ख्वाहिशात को तस्कीन देता हो। हम दोनों का तो जी मत लाने लगा। इस नाच घर में एक बात देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। तमाशाई तकरीबन सब गैर मुल्की थे, अंग्रेज़, अमेरिकन, जर्मन, हिंदुस्तानी, अरब, मगर 1000 में शायद 15-20 भी फ्रांसीसी नहीं थे। दूसरे नाच घरों वगैरह में भी यही हाल देखा। असल बात यह है कि फ्रांसीसी खुद इतने अय्याश नहीं हैं जितना कि वो समझे जाते हैं। बाज़ हिंदुस्तानियों ने जो मुद्दत से फ्रांस में रहते हैं मुझे बताया कि आम फ्रांसीसियों की अखलाक़ी हालत अंग्रेज़ों और अमेरिकनों वगैरह से कहीं बेहतर है। मगर इसमें कोई शक नहीं कि पेरिस का शहर दुनिया भर में अय्याशी का सबसे बड़ा मरकज़ है। हर किस्म के गुनाह के अड्डे यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह दुनिया के बाज़ार में जानवर बिकते हैं, इस तरह यहाँ औरतों के जिस्म हैवानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेचे और ख़रीदे जाते हैं। इस मंडी में हर किस्म की औरत, काली और गोरी, फ्रांसीसी, अंग्रेज़, जर्मन, यहूदन, रूसी, जापानी, हिंदुस्तानी, सब फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं। मगर इस सूरत हाल के लिए मगरिबी तहज़ीब को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। इसकी ज़िम्मेदारी उस सरमाएदारी निज़ाम पर है जो बेकस और लाचार औरतों को मजबूर करता है कि अपना जिस्म फ़रोख्त करें, और गरीब मर्दों को मजबूर करता है कि अपना दिमाग और अपनी रूह बेचकर पेट भरें। कौन सा बड़ा गुनाह है?
दिमाग बेचना जैसा कि हम अखबार नवीस करते हैं, या जिस्म बेचना जैसा कि पेरिस की रंडियां करती हैं? मुसाफिर की डायरी। अभी आपने सुना ख्वाजा अहमद अब्बास के इस सफ़रनामे का 14वां एपिसोड। पेश कर रहे थे परवेज़ आलम। मुसाफिर की डायरी 1940 में पहली बार दिल्ली से पब्लिश हुई। ख्वाजा अहमद अब्बास की किताब मुसाफिर की डायरी को उर्दू का पहला मॉडर्न सफ़रनामा माना जाता है। तो मुसाफिर का सफ़र अभी जारी है, अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। अपनी राय भेजने के लिए हमारा पता नोट कीजिए, post@cineinc.com। सिनेइंक के सभी पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और दूसरे बड़े पॉडकास्ट नेटवर्क्स पर भी सुने जा सकते हैं। यूट्यूब और सिनेइंक की वेबसाइट पर भी आप हमें सुन सकते हैं। वेबसाइट का पता है cineinc.com।